सो डियर, हम लोग जो है यहाँ पे आज बात करेंगे यहाँ पे कंसिस्टेंसी ऑफ लिमिट। ये सॉइल का जो है अगला टॉपिक है और हम लोग सॉइल जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। तो कंसिस्टेंसी क्या है? तो ये एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन है रिलेटिव एज विद विच सॉइल कैन डिफॉर्म, है ना, जिसके थ्रू सॉइल जो है डिफॉर्म कर रहा है, उसके किनारे के साथ एक रिलेशन बनाता है, एक रिलेट करता है अपने आप को। इनडायरेक्टली इट ऑल्सो रिप्रेजेंट अ स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। ये जो है ये भी रिप्रेजेंट करता है कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल कितना होगा। दिस टर्म यूज ओनली फॉर फाइन ग्रेन्ड सॉइल एंड इज रिलेटेड विद वाटर कंटेंट। जो ये टर्म है कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल, ये जो है ग्रेन्ड सॉइल के लिए और वाटर कंटेंट के साथ कैसा रिलेशंस है उसको बताने के लिए, रिलेट करने के लिए जो है कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल को यूज करते हैं। इन 1911 स्वीडिश एग्रीकल्चरिस्ट अटरवर्ग डिवाइडेड इंटायर रेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इन 4 स्टेज। जो अटरवर्ग थे, जो कि एक स्वीडिश के एग्रीकल्चरिस्ट थे, उन्होंने 1911 में 4 स्टेट में लिक्विड से सॉलिड को डिवाइड किया। ठीक है, वह कौन कौन सा स्टेज है वो यहाँ पे आप देख पाएंगे। पहला है लिक्विड स्टेट, दूसरा है प्लास्टिक स्टेट, तीसरा है सेमी सॉलिड स्टेट और चौथा है सॉलिड स्टेट। मान लो एक्स एक्सिस पे वाटर कंटेंट को ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे वॉल्यूम को ले रहे हैं कि कितना वॉल्यूम हमारा होगा। तो अगर वाटर कंटेंट 25% होगा तो क्या होगा, यहाँ पे सॉलिड स्टेट से सेमी सॉलिड स्टेट में जाना स्टार्ट हो जाएगा, यानी श्रिंक करना स्टार्ट कर जाएगा, जिसको श्रिंकेज स्टेट भी कहा जाता है। उसके बाद जब 50% पानी मिला देंगे तो वो सेमी सॉलिड से प्लास्टिक स्टेट में जाने लगेगा, और जब 75% से ज़्यादा पानी मिला देंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अप टू 100 तक वो जो है या उसके बाद भी लिक्विड में रहेगा। तो जिस लिमिट पे, है ना, जिस पॉइंट के बाद हमारा सॉलिड जो है सेमी सॉलिड में कन्वर्ट होगा उसको श्रिंकेज लिमिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रिंकेज लिमिट। जिस लिमिट के बाद सेमी सॉलिड से प्लास्टिक स्टेट में जाने लगता है उसको प्लास्टिक लिमिट कहा जाता है, और जिस लिमिट के बाद प्लास्टिक स्टेट से लिक्विड स्टेट में सॉलिड मतलब जो सॉइल है वो जाने लगता है तो उसको लिक्विड लिमिट कहा जाता है। तो चलिए वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या होता है प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट। और उससे पहले ये जो इन्होंने लिमिट कंसीडर किया, ये जो लिमिट 4 आया, ये चारों लिमिट किसके अंतर्गत आता है? तो ये चारों लिमिट आता है कंसिस्टेंसी लिमिट के अंदर। ठीक है, किसके अंदर? कंसिस्टेंसी लिमिट के अंदर जो है ये चारों आता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंसिस्टेंसी लिमिट के बारे में। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी लिमिट क्या है? वाटर कंटेंट एट विच सॉइल चेंज फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेट इज कॉल्ड या इज नोन एज या आर नोन एज कंसिस्टेंसी लिमिट। यानी वह लिमिट जहां से सॉइल का जो फेजेस है ना, सॉइल का जो स्टेजेस है वो क्या होता है? चेंज करना स्टार्ट हो जाता है। इसी लिमिट को, जो कंसिस्टेंसी लिमिट है, इसी को अटरवर्ग लिमिट कहा जाता है। क्यों अटरवर्ग लिमिट कहा जाता है? क्योंकि एक स्वीडिश एग्रीकल्चरिस्ट थे अटरवर्ग, उन्होंने जो है इसके बारे में सबसे पहले बताया। दिस लिमिट अकर्स बाय डिवीजन ऑफ वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट के डिवीजन के बेसिस पे इस लिमिट को क्या किया जाता है? बनाया जाता है। द लिमिट ऑफ विच आर यूजफुल फॉर पर्पस ऑफ सॉइल इंजीनियरिंग एज फॉलो। कौन कौन सा लिमिट है? तो लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट जो है आपका यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए यहाँ पे तो
जो लिक्विड लिमिट है, सबसे पहले लिक्विड लिमिट के बारे में बात करेंगे। तो लिक्विड लिमिट में क्या होता है, वाटर कंटेंट एट विच, है ना, वह पानी की मात्रा जहां पे सॉइल में, सॉइल जो है लिक्विड स्टेट टू प्लास्टिक स्टेट, मतलब उल्टा कह सकते हैं, है ना, मतलब लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट, मतलब प्लास्टिक से लिक्विड में जाने लगता है तो वह स्टेट कहलाता है। इसको WL से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन दिस लिमिट सॉइल जस्ट डेवलप शियर स्ट्रेस। इस लिमिट के केस में क्या होता है कि सॉइल जो है शियर स्ट्रेंथ को डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, क्या करना स्टार्ट कर देता है, शियर स्ट्रेंथ को डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। ओके, नेक्स्ट है प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट द वाटर कंटेंट एट विच सॉइल चेंज फ्रॉम प्लास्टिक स्टेट टू सेमी सॉलिड, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि सेमी सॉलिड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में जिस लिमिट पे जाना लगे उसको जो है प्लास्टिक लिमिट कहेंगे। ये जो है डिनोट किया जाता है WP से। इट मेक्स सॉइल टू कन्वर्ट इट इनटू 3 mm स्मॉल थ्रेड। जब प्लास्टिक स्टेट में सॉइल चल जाता है तो सॉइल को ऐसे घिसेंगे ना, ऐसे पकड़ के या रगड़ेंगे हाथ पे ऐसे ऐसे करके, तो क्या होगा, वो एकदम पतला तार की तरह, एकदम रस्सी की तरह एकदम 3 mm तक वो स्मॉल चल जाएगा, अगर वो प्रॉपर तरीके से प्लास्टिक स्टेज में सॉइल आ जाएगा तब। द शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इज हायर देन लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट के कंपैरिजन में जो प्लास्टिक लिमिट में शियर स्ट्रेंथ होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं श्रिंकेज लिमिट। क्या है, श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट में क्या होता है कि जो वाटर कंटेंट होता है वो अपना सॉइल जो है चेंज करने लगता है, सॉलिड से सेमी सॉलिड में चेंज हो जाता है। इसको जो डिनोट किया जाता है WS से। इन दिस स्टेज सॉइल पार्टिकल बिकम्स परफेक्टली ड्राई, है ना, क्या होता है, परफेक्टली ड्राई ये बन जाता है, मतलब एकदम ड्राई हो जाता है, परफेक्टली ड्राई स्टेज हो जाता है। मतलब अगर सेमी सॉलिड से, मतलब इसमें क्या होगा, अगर वाटर कंटेंट हम लोग हटा दिए तो ड्राई ही हो जाएगा ना, पानी की मात्रा घटा दिए, जीरो कर देंगे तो जीरो कर देंगे तो पूरा का पूरा पानी तो उसमें से सूख गया सॉइल में से। तो जब पूरा का पूरा पानी सूख गया तो उसको कहेंगे कि ड्राई स्टेट में चला गया या परफेक्टली ड्राई सॉइल हमारा हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे डेंसिटी इंडेक्स के बारे में। डेंसिटी इंडेक्स क्या है, तो डेंसिटी इंडेक्स जो है ये रेशियो होता है किसके किसके बीच में, तो डिफरेंस बिटवीन वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल इन लूज स्टेट एंड नेचुरल वॉइड रेशियो इन टू डिफरेंस बिटवीन वॉइड रेशियो इन लूजेस्ट यानी ई मैक्स एंड डेंस स्टेट ई मीन के बीच में ये जो है क्या होता है, रेशियो होता है। इसको ID से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे, ID से रिप्रेजेंट किया जाता है या डिनोट किया जाता है। फॉर्मूला के तौर पे यहाँ पे जो है लिखा गया है डेंसिटी इंडेक्स इज इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई बाई ई मैक्स माइनस ई मीन, जहाँ पे ई जो है नेचुरल वॉइड रेशियो होता है, ई मैक्स जो है मैक्सिमम वॉइड रेशियो होता है और ई मीन जो है मिनिमम वॉइड रेशियो होता है। अगर कोई वैसा केस मिल जाए जिसमें सॉइल जो है बहुत ज़्यादा डेंस स्टेट में चल जाए तो ई जो है ई मिनिमम के बराबर हो जाएगा, तो वहाँ पे जो डेंसिटी इंडेक्स होगा वो 1 के बराबर हो जाएगा। और वैसा केस जिसमें सॉइल जो है एकदम लूज स्टेट में चला जाएगा उस केस में ई जो है बराबर हो जाएगा ई मैक्स के। तो जो डेंसिटी इंडेक्स है यानी ID जो है वो इक्वल टू 0 जो है हो जाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट को कैसे डिटरमाइन करेंगे उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो डिटरमाइन करने के लिए जो लिक्विड लिमिट है वो डिटरमाइन किया जाता है लेबोरेटरी में विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड apparatus डिजाइन बाय कैसग्रेड, है ना। कैसग्रेड apparatus की मदद से जो है हम लोग इसको, एक टूल्स होता है जिसकी मदद से हम लोग जो है लिक्विड लिमिट को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 टाइप्स ऑफ ग्रूविंग टूल्स आर यूज। 2 तरीके का ग्रूविंग टूल्स यूज होते हैं। एक कैसग्रेड जिसको BS टूल्स के नाम से जाना जाता है और दूसरा आपका होता है यहाँ पे
STM टूल्स, ठीक है। ये दो तरीके का ग्रूमिंग टूल्स होते हैं। ये आपका टूल्स है यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर नजर आ रहा होगा। देखो ये बेस है हार्ड रबर का बना होता है और यहाँ पे ये जो कैसग्रेन मशीन्स लगा हुआ रहता है, इसमें हैंडल लगा हुआ रहता है। इसको जो है ऐसे घुमाते हैं मिट्टी डालकर, उसमें पानी की मात्रा करके उसको जो है प्रॉपर तरीके से क्या कर देते हैं, जैसे गीला हो जाता है मिट्टी तो उसको डाल देते हैं और इसको जो है घुमाते हैं। तो ये घुमाएंगे तो यहाँ पे कटोरी नेट लगा हुआ रहता है, ये ऐसे 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 है ना, उठा पटक होते रहेगा और ये घुमाते जाएंगे 30 40 35 जितना बार हम लोग कर सके ब्लोइंग देते हैं। और उसके बाद जो ग्रूविंग टूल्स होता है ना, चाहे वो कैसग्रेन टूल्स हो जिसको BS टूल्स कहा जाता है या फिर ASTM टूल्स हो, है ना, ASTM टूल्स या फिर दूसरा कैसग्रेन BS टूल्स हो, है ना। इन दोनों की मदद से, दोनों में से किसी एक की मदद से हम लोग क्या करते हैं कि उसको ऐसे कटोरी में क्या करते हैं, ऐसे निकालते हैं, है ना, उसको उसे टूल से ऐसे मिट्टी को निकालते हैं। तो मिट्टी को निकालने के बाद फिर से हैंडलिंग देते हैं और देखते हैं कि कितना देर के बाद, कितना ब्लो के बाद वो फिर से आपस में जो है जुड़ जा रहा है, ठीक है। इस तरीके की केसेस जो है हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो ये जब एक्सपेरिमेंट आप करोगे लैब में, अगर कॉलेज में हो तो कॉलेज में करोगे, अदरवाइज कहीं और करोगे तो वो आपको पता चल जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे जो है आपको लिखा गया है, इन IS 9259 1979 डिजाइनेट दीज टूल्स एज ग्रूविंग टूल्स, है ना। ये जो दोनों टूल्स है इसको जो है डिजाइन किया गया। द कैसग्रेन टूल्स कट अ ग्रूव्स of size 2 mm wide with the bottom and 11 mm wide with the top and 8 mm high, while the ASTM tools cut a groove 2 mm wide at bottom, 13.6 mm at the top and 10 mm deep. The ASTM tools is used only for more sandy soil, है ना। more sandy soil के लिए जो है ASTM जो टूल्स है ग्रूविंग टूल्स, इसका यूज करते हैं। अदरवाइज कैसग्रेन टूल्स को ही जो है हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल स्टिल इन लिक्विड स्टेट बट हैज अ स्मॉल सियरिंग अगेंस्ट फ्लो, है ना। अगेंस्ट फ्लो स्मॉल सियरिंग हमें प्रोवाइड करे, लेकिन वाटर कंटेंट मिनिमम कितना होगा ताकि वो लिक्विड स्टेट में ही रहे, वो प्लास्टिक स्टेट में इंटर ना करे, है ना। क्योंकि अगर उससे भी कम पानी रहेगा तो वो प्लास्टिक स्टेट में जो है पानी जो है सॉइल को लेके चला जाएगा, तो वैसा कंडीशन हमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी इंडेक्स, है ना। कंसिस्टेंसी इंडेक्स इसको IC से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये रेशियो होता है न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन लिक्विड लिमिट एंड नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स। इसको जो है रिलेटिव कंसिस्टेंसी के नाम से भी जाना जाता है, जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है इसे। इसको IC से रिप्रेजेंट किया जाता है। IC इज इक्वल टू WL माइनस W बाई IP। यहाँ पे W जो है नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल होता है। ये जो WL है, ये WL जो है लिक्विड लिमिट है, क्या है, लिक्विड लिमिट है, ठीक है। और ये जो IP है ना, ये IP क्या है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है। ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है। 1 point method attempts have been made to determine liquid limit by taking only one reading of वाटर कंटेंट एंड इट्स करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ब्लो। सिर्फ एक बार इस मेथड का यूज किए और मतलब हम लोग जो है क्या निकालिए, लिक्विड लिमिट, तो उसको जो है 1 पॉइंट मेथड जो है कहा जाता है। एक ही अटेम्प्ट में, एक ही रीडिंग में कर लिए तब।
नहीं भाई एक ही रीडिंग में किए, जो आया सब सही है। लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट WL से रिप्रेजेंट किया जाता है WN इंटू N बाई 2S का होल पावर E। यहाँ पे E इज इक्वल टू 0.1 लेकर चलते हैं। WN जो है वाटर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू नंबर ऑफ ब्लो, कि कितना नंबर ऑफ ब्लो लिए उसमें कितना वाटर कंटेंट था वो, और E जो है ये इंडेक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जिसका वैल्यू जो है 0.068 से लेकर 0.121 तक वैरी करता है। सो वाटर का कंटेंट जो मिलाते हैं सॉइल में, तो उसके कारण से जो लिक्विड लिमिट मिलेगा वो मिल जाएगा हमारा WN बाई 1.3213 माइनस 0.23 log 10N। मतलब ये फॉर्मूला भी ये एज ए अल्टरनेटिव फॉर्मूला के तौर पे इसका जो है हम लोग यूज कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आता है टफनेस इंडेक्स, ठीक है। तो टफनेस इंडेक्स जो है ये रेशियो होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स का, है ना। प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स का ये क्या होता है, रेशियो होता है IT इज इक्वल टू IP बाई IF, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लो IP इज इक्वल टू होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, एंड IF जो है ये होता है फ्लो इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP, प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है ये न्यूमेरिकल डिफरेंस होता है बिटवीन लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट के बीच में जो है सॉइल का बस न्यूमेरिकल डिफरेंस जो होता है उसको जो है प्लास्टिसिटी इंडेक्स कहा जाता है। इन दिस केस ऑफ सैंडी सॉइल प्लास्टिक लिमिट शुड बी डिटरमाइंड फर्स्ट। व्हेन plastic limit can be determined, the plasticity index is reported as NP यानी non plastic। when plastic limit is equal to or greater than liquid limit, the plasticity index is reported as 0। यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि अगर सैंडी सॉइल है तो जो प्लास्टिक लिमिट है वो पहले डिटरमाइन करना होगा, और जो प्लास्टिक लिमिट है वो अगर डिटरमाइन कर लिए तो हमें जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स रिपोर्ट करना होगा, जितना नॉन प्लास्टिक होगा उतना। और अगर प्लास्टिक लिमिट या तो इक्वल या ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट आ जाए तो उस कंडीशन में प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या मान के चलते हैं, 0 मान के चलते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि अगर प्लास्टिक लिमिट है ना, प्लास्टिक लिमिट जो है ये अगर लिक्विड लिमिट के इक्वल या लिक्विड लिमिट से ऊपर चला जाएगा तो बराबर आएगा तो 0 हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा आ जाएगा अगर प्लास्टिक लिमिट तो लिक्विड लिमिट से तो वो क्या हो जाएगा कि माइनस में चला जाएगा, और जब माइनस में चला जाएगा तो उसको क्या लेकर चलेंगे, निगेटिव नहीं लेंगे, उसको 0 ही मान कर चलेंगे कि अभी 0 है, अभी और घटाना है इसमें, ठीक है। लेकिन अगर नॉन प्लास्टिक आ गया, मतलब प्लास्टिक लिमिट जो है कम वैल्यू आ गया एज कंपेयर टू लिक्विड लिमिट, तो भाई तो कोई तो दिक्कत ही नहीं है, जितना है उतना उसके बराबर ही उसको जो है हम लोग रहने देंगे। अब बात करते हैं लिक्विडिटी इंडेक्स के बारे में। लिक्विडिटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस इट्स प्लास्टिक लिमिट टू इट्स प्लास्टिसिटी इंडेक्स। यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है IL इज इक्वल टू W माइनस WP बाई IP। ये जो है लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला है। इसको जो है वाटर प्लास्टिसिटी रेशियो भी कहते हैं लिक्विडिटी इंडेक्स को। फ्लो इंडेक्स, फ्लो इंडेक्स क्या है, फ्लो इंडेक्स और स्लोप ऑफ कर्व कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम रिलेशन। एक रिलेशन होता है जिसकी मदद से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वह रिलेशन क्या है, तो वह रिलेशन है IF इज इक्वल टू W1 माइनस W2 बाई log 10 N2 माइनस N1। यहाँ पे जो N1 और N2 जो है ये करस्पॉन्डिंग है नंबर ऑफ ब्लोज ओवर द 1 log साइकिल डिफरेंस। 1 log साइकिल डिफरेंस क्या आ रहा है उसके ऊपर जो है हम लोग N1 N2 जो है निकालते हैं। कब, जब हम लोग ब्लो दे रहे हैं होते हैं, कैसग्रेंड जो ऑपरेटर्स था उसमें जब ब्लोइंग दे रहे होते हैं लिक्विड लिमिट या वाटर कंटेंट को कैलकुलेट करने के लिए, तो उस कंडीशंस में जो है हम लोग इसका यूज करते हैं,
ठीक है। W1 वाटर कंटेंट, W2 वाटर कंटेंट ही है, और N1 ये जो है नंबर ऑफ ब्लोज की कितना नंबर ऑफ ब्लोज देना पड़ रहा है ना। एक बार मान लीजिए कि पानी मिलाएं और उसके बाद ब्लोइंग दिए कि भाई 10 आया, 10 ब्लो में वो सट जा रहा है। फिर एक बार दिए पानी थोड़ा कम किए तो भाई अब ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है। तो इस तरीके के जो चेक करेंगे कि कितना पानी मिलाने पे क्या हमें जो है रिजल्ट मिल रहा है। ये ग्राफ है नंबर ऑफ ब्लोज एंड वाटर कंटेंट को लेकर। मान लो कि हम जो है सबसे पहले लिए W1 यानी वाटर कंटेंट सबसे पहले लिए, तो हमें जो है मान लो कि 9 बार जो है ब्लो करना पड़ा, ठीक। और फिर वाटर कंटेंट लिए, थोड़ा कम लिए, तो हमें नंबर ऑफ ब्लोज जो है मानकर चलो कि 30 लेना पड़ा। कितना? 30। तो इस तरीके से हम लोग जो है करेंगे, या 25 लेना पड़ा। तो कैसग्रेन में 25 ब्लोज इन लिक्विड लिमिट डिटर्मिनेशन। जनरली जो है 25 पे हम लोग जो है डिटरमाइन कर लेते हैं, लेकिन आप 30 भी ले सकते हो या 25 भी ले सकते हो। चलो यहाँ पे 25 ही मैं कर देता हूँ, क्योंकि मैंने लिखा है 25, तो 25 लिख दिए। तो इस तरीके से जो है निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कैसग्रेन, हो गया। उसके बाद अब श्रिंकेज लिमिट के बारे में बात किया जाए, तो श्रिंकेज लिमिट जो है ये रेशियो होता है SR इज इक्वल टू V1 माइनस V2 बाई D इंटू 100 डिवाइडेड बाई W1 माइनस W2। V1 जो है वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास एट वाटर कंटेंट W1 एंड V2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास एट वाटर कंटेंट W2 एंड VD जो है वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल मास यहाँ पे जो है दिया गया है। ये जो श्रिंकेज रेशियो है इसको डेंसिटी के टर्म में भी या यूनिट वेट के टर्म में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए यूनिट वेट के टर्म में पहले लिखते हैं, उसके बाद इन फ्यूचर अगर जरूरत पड़ा तो डेंसिटी के टर्म में भी लिख दिया जाएगा। तो अगर श्रिंकेज रेशियो को हम लोग जो है डेंसिटी यूनिट वेट के टर्म में लिखेंगे, तो ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाई यूनिट ड्राई मतलब यूनिट वेट ऑफ वाटर, यानी गामा D बाई गामा W, ठीक है। तो जो वैल्यू होगा श्रिंकेज रेशियो का, जो जनरली लाई करता है, वो 2.6 से लेकर 2.75 तक लाई करता है। व्हेन पार्टिकल आर अरेंज्ड क्यूबिकल एरे, है ना, व्हेन पार्टिकल्स आर अरेंज्ड क्यूबिकल एरे, तो मतलब क्यूबिकली एरे किया जाता है, पार्टिकल्स को अरेंज किया जाता है इस तरीके से। मान लो कि क्यूब के फॉर्म में, ये मान लो इस तरीके का है, ठीक है। तो मान लो क्यूबिकल फॉर्म में अगर हम लोग जो है प्रेजेंट कर रहे हैं पार्टिकल्स को, तो Emax जो है 91% होता है और पोरोसिटी मैक्सिमम जो होता है 47% जो है होता है। वही अगर इसको अरेंज किया जाए प्रिज्मोइडल यानी रोम्बस के तौर पे, है ना, इस तरीके से रोम्बस के तौर पे अगर रिप्रेजेंट किया जाए सॉइल मास को, तो उस कंडीशंस में जो वॉइड रेशियो होता है ना, जो वॉइड रेशियो होता है वो 25.9% होता है और पोरोसिटी मिनिमम जो है वो 25.9% होता है, यानी दोनों सेम होता है जब रोम्बोहाइडल एरे किया जाता है, मतलब अरेंजमेंट किया जाता है तब। यहाँ पे टेबल देखेंगे, यहाँ पे प्लास्टिक इंडेक्स और जो है यहाँ पे सॉइल डिस्क्रिप्शन। अगर 0 है तो नॉन प्लास्टिक, 1 से 5 है तो स्लाइटली प्लास्टिक, 5 से 10 है लो प्लास्टिक, 10 से 20 है मीडियम प्लास्टिक, 20 से 40 है हाईली प्लास्टिक और 40 है तो वेरी हाई प्लास्टिक जो है ये जोन में आ जाता है। वही अगर बात किया जाए ब्लैक सॉइल के लिए, तो हाईली प्लास्टिक के केस में आएगा कब, जब 200 से 250 तक जाएगा उसका प्लास्टिक इंडेक्स तब, या प्लास्टिसिटी इंडेक्स जाएगा तब। अब बात करते हैं आईडी, है ना, इसके बारे में और सॉइल के डिस्क्रिप्शन के बारे में। डेंसिटी इंडेक्स जो है अगर 0 से 15 जाता है तो वो वेरी लूज सॉइल होगा, 15 से 30 जाएगा तो लूज सॉइल, 30 से 65 मीडियम सॉइल और 65 से 85 जाएगा तो डेंस सॉइल और 85 से 100 जाएगा तो यहाँ पे लिख लो वेरी डेंस, है ना। वेरी डेंस के केस में जो है आपका आ जाएगा। यानी जो डेंसिटी इंडेक्स है कोहेजन लेस सॉइल के लिए जो है वो होता है जैसा सॉइल मतलब सैंड का होता है। अगर कोहेजन लेस सॉइल है
तो जैसे सैंड है उसी के जैसा मतलब उसको देखने को मिलता है, मतलब लूज ही रहता है ना, ज़्यादा मतलब मीडियम या लूज के केस में आप उसको लेकर चलोगे, है ना। प्लास्टिक रेंज क्या होता है? द रेंज ऑफ कंसिस्टेंसी विद इन विच सॉइल एग्जिबिट प्रॉपर्टीज, है ना, अपने प्रॉपर्टीज को दिखाने लगता है, वह रेंज ऑफ कंसिस्टेंसी उसको जो है हम लोग प्लास्टिक रेंज कहा जाता है। बात करते हैं वाटर कंटेंट को, और भी कई सारे तरीके से जो है डिटरमाइन किया जाता है। तो कौन कौन सा तरीकाएं हैं जिसकी मदद से जो है हम लोग वाटर कंटेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं? तो वो है आपका यहाँ पे पहला है ओवन ड्राइंग मेथड। तो ये मेथड जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था स्टार्टिंग में ही कि कैसे जो है आप डिटरमाइन करोगे। उसके बाद दूसरा मेथड आता है सैंड बाथ मेथड, अल्कोहल मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, पिक्नोमीटर मेथड एंड रेडिएशन मेथड। तो इन मेथड की मदद से भी जो है हम लोग जो है क्या करते हैं, वाटर कंटेंट को कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा हम लोग जो है वाटर कंटेंट को सॉइल में अगर है तो उसको टॉर्सन बैलेंस मेथड की मदद से भी जो है कैलकुलेट करते हैं। कई बार क्वेश्चन बोल देता है कि आप बताइए कुमुलेटिव परसेंटेज रिटेन क्या होगा। तो ये कैलकुलेट करने के लिए सम ऑफ परसेंटेज रिटेन एट ऑन ऑल सीवेज ऑफ लार्ज साइज पे सीवेज मतलब जो चलनी होता है सीव, उस पे जो है कितना परसेंटेज रिटेन कर रहा है, प्लस परसेंटेज ऑफ रिटेन पार्टिकुलर सीव, पार्टिकुलरली कितना हो रहा है और रिटेन कितना लार्ज साइज तक किया है, वो दोनों को ऐड कर देते हैं तो कुमुलेटिव परसेंटेज रिटेन आ जाता है। परसेंटेज फाइनर कि कितना फाइन सॉइल हमारा है, तो परसेंटेज फाइनर देन सीवेज अंडर रेफरेंस इज इक्वल टू होता है 100% माइनस कुमुलेटिव रिटेन, कितना हुआ है 100 में से घटा देंगे तो हमारा निकल जाता है। तो वॉल्यूम इज V इज इक्वल टू होता है kd²। तो एट 20 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम जो है 91 d² होता है और 27 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम जो है 160 d होता है। सो H/T इज इक्वल टू kd²। सो d/d2 इज इक्वल टू अंडर रूट H1 H2 बाई H2 T2 जो है T1 यहाँ पे हमारा जो है आ जाता है। तो आई होप कि यहाँ पे समझ में आ गया हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। उसके बाद परसेंटेज रिटेन्ड ऑन पार्टिकुलर सीव, इसको निकालने के लिए वेट ऑफ सॉइल रिटेन्ड ऑन दैट सॉइल सीव डिवाइडेड बाय टोटल रिटेन्ड पार्टिकुलर सीव, ये होता है। एंड परसेंटेज फाइनर देन सीव अंडर रेफरेंस 100 माइनस जो है आपका कुमुलेटिव रिटेन्ड हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला यूज करके जो है हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। आज के लिए मैं इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करता हूं और अगला दिन जो अपना क्लास होगा उसमें हम लोग जो है बात करेंगे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि कैसे पार्टिकल को जो है डिवाइड किया जाता है। मतलब सॉइल, तो आपको कई सारे लोग पूछ देंगे कि भाई सॉइल बताओ कि कौन कौन सॉइल है, तो हम लोग जनरली क्या बोलते हैं कि एलुवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है। तो ये बेसिक था, लेकिन एज ए इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से तो सॉइल जो है सैंड, सिल्ट, क्ले, ग्रेवल, बोल्डर, है ना, कोबल, ये सभी जो है आते हैं। फिर कोर्स सैंड, फाइन क्ले, कोर्स क्ले, ये सभी भी होते हैं। तो उसका कैसे पार्टिकल के साइज के अनुसार सॉइल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसके बारे में अगली लेक्चर्स में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे।